चलिए, तो कल हम लोग ईथर का आपको कुछ दिए थे बनाने के लिए, बन गया है? हैं? बन गया है ना? कौन सा बोलिए? कॉपी दीजिएगा, जो क्वेश्चन होगा कॉपी दीजिएगा उसका। चलिए, इसमें एक दिया गया था ईथर का नोमेनक्लेचर हम लोगों को। देखिए तो, एक ये बनाया हुआ था, इसमें एक लाइन ऐसे खींचा हुआ था, इसमें एक लाइन ऐसे खींचा हुआ था, एक लाइन हम लोग को यहाँ खींचा हुआ था, और यहाँ से ओ था, और यहाँ पर हम लोग का सी एच था, यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म था, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर CH3 था। इसी ईथर का नाम लिखने के लिए दिया गया था। बोलिए, लिखे हैं आप? आए? हेक्सॉक्सी? हेक्सॉक्सी कहने हैं? हेक्सॉक्सिस में है कहाँ? बैठिए, देखा जाए। इधर हम लोग देखें अगर, तो इधर हम लोग का एक दो तीन तीन कार्बन चेन है, और एक ये सब्स्टिट्यूएंट टाइप का दिख रहा है। ठीक है। और इधर हम लोग देखें तो 5 कार्बन चेन है, तो ये पेरेंट चेन होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है। अब इसमें नंबरिंग करेंगे, इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो इसमें आपका 1 2 3 है। ठीक है। तो इसका नाम लिखना होगा, तो 1 पे साइक्लोप्रोपाइल है, नहीं तो हम लिखेंगे इसको 1 साइक्लोप्रोपाइल। देखा जाए तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 पे साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, इसका नाम हो गया। और ये कितना है? 3 कार्बन। नहीं तो अब 3 कार्बन को इसके साथ बोलेंगे, तो 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, इसको ऑक्सी बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपॉक्सी। इसका काम खत्म। नहीं, 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपॉक्सी। बुझाया सर? बुझा गया। अब इसका नाम लिखना है, तो ये पेरेंट चेन है, तो इसका नाम लिखना होगा। अब इसमें भी नंबरिंग करेंगे, देखना है हम लोग को, तो इधर से नंबरिंग करें, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, इधर से भी 3 पे डबल बॉन्ड है, इधर से भी 3 पे डबल बॉन्ड है। लेकिन इधर से जाते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 1 2 पे पड़ रहा है, इधर सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 पे पड़ेगा, तो इधर से नंबरिंग सही होगा। 1 2 3 4, और यहाँ से 5। अब इसका नाम लिखना है, तो ये 3 पर क्या है? इथाइल, 2 कार्बन यहाँ पर है, तो लिखेंगे 3 इथाइल। ये हम लोग का हो जाएगा 3 पर इथाइल, ये हो जाएगा 2 पर मिथाइल। तो ये हो गया आपका 3 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल। अब कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में है, तो लिखेंगे साइक्लो। 5 कार्बन है तो पेंट। नहीं, और 3 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे 3 इन। तो ये इसका नाम हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है। तो इस तरह से नाम लिख सकते हैं, तो 1 पे साइक्लोप्रोपाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप, इसको ऑक्सी, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपॉक्सी, इसका नाम हो गया। अब इधर वाले का नाम लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इधर से नंबरिंग किए, 3 पर इथाइल, 2 पर मिथाइल, 3 पे इथाइल, 2 पर मिथाइल, साइक्लोपेंट। नहीं, और 3 पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन। देख लीजिए कहाँ दिक्कत है, जो पूछे हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, ये वाला हम दिए थे क्या? क्या जी क्वेश्चन है? क्या तो नहीं बोल रहे हैं? बुक का क्वेश्चन। सही। एमाइड नहीं पढ़े हैं? एमाइड नहीं पढ़े हैं?
तो कम से कम नोमेनक्लेचर का वीडियो डाला जा रहा है, उसको देखिए। नहीं, उसमें एमाइड पढ़ाया गया है, इससे बहुत भारी भारी एग्जाम्पल देके समझाया गया है, उसको देख के पढ़िए, यूट्यूब पे डाला गया है। नहीं, उसको डाल के देखिए, कुछ भी खोजिएगा मिलने लगेगा। चलिए देखा जाए। तो यहाँ पर हम लोग का एन पर ये क्या है, इथाइल, तो इसका नाम लिखेंगे एन इथाइल, इसका काम खत्म। अब ये एमाइड ग्रुप है, तो नंबरिंग यहाँ से होता है 1 2, तो 1 2 दो कार्बन कहते हैं इथेन। इथेन में का ई नहीं लगाना है, और इसको कहते हैं एमाइड, तो इसका नाम होगा एन इथाइल इथेन एमाइड। नहीं, ये इथर नहीं है, ये एमाइड ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओवर एन। और कोई लीजिए। नोमेनक्लेचर का वीडियो आप देख सकते हैं। नोमेनक्लेचर से आपको याद रखिएगा, बिहार बोर्ड में 4 से 6 नंबर का आता है। तो जिनका भी नोमेनक्लेचर ठीक नहीं है, नहीं, तो नोमेनक्लेचर का हम लोग प्ले लिस्ट टाइप का, उसमें बस थोड़ा सा हिंदी मीडियम यूज किया गया है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आएगा। नाम सब इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, नहीं, सिर्फ रूल्स इक्का दुक्का बताए गए हैं, नहीं हिंदी में। तो अब आप उसको देखिए, आपको सब समझ में आएगा। नोमेनक्लेचर तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, अच्छा नहीं है तो समझिए कि 6 नंबर गया। और नोमेनक्लेचर ऐसा होता है जिसका 100% मार्क्स मिलता है, बस में आ रहा है। और 4 नंबर 6 नंबर बहुत है, नहीं, क्योंकि टोटल आपको चैप्टर जो मिलते हैं उसमें हर एक चैप्टर से जोड़िएगा ना, तो 5 नंबर 6 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यही नंबर है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे ज़्यादा नंबर का आता है, तो वो अच्छा होना चाहिए। तो उसको खोजिए, और खोज के नोमेनक्लेचर का एक पूरा लिस्ट पढ़ जाइए। जितना फंक्शनल ग्रुप है वो सबका नोमेनक्लेचर हम पढ़ा दिए हैं उसमें यूट्यूब पर, ठीक है। तो उसको आप पढ़ सकते हैं अगर आपको मन करे तो। चलिए, यहाँ से हम इसको खत्म हो गया, आगे बढ़े। अब इसके बाद हम लोग का आता है नोमेनक्लेचर, हम लोग का एक और चीज है इपॉक्सी नेमिंग। नहीं, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ईथर में हम लोग का एक आता है इपॉक्सी नेमिंग। इपॉक्सी नेमिंग ऑफ ईथर, ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा केयर करें, ध्यान रखना है हम लोग को इपॉक्सी नेमिंग में, कि जो साइक्लिक ईथर होते हैं उन्हें इपॉक्सी कहा जाता है। साइक्लिक ईथर आर कॉल्ड एज, साइक्लिक ईथर आर कॉल्ड एज, साइक्लिक ईथर आर कॉल्ड एज इपॉक्सी। साइक्लिक ईथर को इपॉक्सी कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है, इपॉक्सी इज ए 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, 3 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। ये 3 मेंबर का साइक्लिक रिंग होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अगर इपॉक्सी आपका आया तो इसका नाम कैसे लिखिएगा, IUPAC नेम। तो इपॉक्सी का नाम आपको लिखना है X, Y इपॉक्सी एल्केन, X, Y इपॉक्सी एल्केन, इस तरह से आपको नाम लिखना है, ठीक। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमको कुछ इस तरह का दिया जाता है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग होता है। ये ऑक्सीजन से इधर आ गए, इधर हम लोग का आ गया CH2, 2 3 बॉन्ड, फिर यहाँ आ जाएगा CH2, ये सबसे छोटा इपॉक्सी आ गया। नहीं, तो 3 मेंबर्ड है, देख लो, 1 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर, इसी को इपॉक्सी कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, नाम क्या लिखा गया, XY इपॉक्सी एल्केन। तो नंबरिंग करो 1 2। नहीं, तो इसमें 1 2 है तो आप लिख भी सकते हो, 1 2 पोजिशन नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का पोजिशन आप कहीं और नहीं लगा सकते हो। नहीं, तो इसका नाम ऐसे लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके हिसाब से लिखें, X, Y का मतलब हुआ 1 2, आ गया। इसको कहते हैं इपॉक्सी, इपॉक्सी लगा दिए, साइक्लिक है तो। और यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो क्या कहेंगे, इथेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा 1, 2 इपॉक्सी इथेन। इसका एक कॉमन नेम चर्चित है, तो कॉमन नेम तो याद करना पड़ता है, ऑक्सीरेन।
इसका एक कॉमन नेम है जो आपको याद रखना होगा, ऑक्सीरेन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका इपॉक्सी नेमिंग है। जैसे आपको कुछ और दे दिया जाए, जैसे ओ लगा दिया, इधर हम लोग का CH2 हो गया या CH हो जाए, यहाँ भी CH हो जाए, इधर कोई आपको CH2 लगा दिया, इधर कोई आपको CH3 लगा दिया, नहीं इधर आपको कोई CH3 लगा दिया। अब इसका नाम लिखना हुआ तो लिख सकते हैं, नहीं यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से 1 2 पर इपॉक्सी मिलना शुरू हो गया, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे मिल रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे तो 2,3, तो 2,3 इपॉक्सी, नहीं और कितने कार्बन है 5, तो 5 कार्बन क्या कहते हैं पेंटेन। तो इस तरह से नाम आप लिख सकते हो, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम लोगों का दे दिया जाए ऑक्सीजन, इधर दे दिया, इधर आपको दे दिया C, इधर आपको दे दिया CH3, इधर आपको दे दिया CS2, इधर हम लोग को दे दिया CH3, इधर हम लोग को दे दिया, तो हो गया 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ एक कार्बन दे दिया, इस कार्बन से यहाँ दे दिया CH, यहाँ से हम लोग का CH3, यहाँ से हम लोग का CH2, यहाँ से हम लोग का CH3 और यहाँ से एक और लगा दिया आपका CH3, इस तरह से। नहीं इसका नाम हम लोग को लिखना हुआ, ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग। लॉन्गेस्ट चेन चुनना, इधर से अगर करते हैं तो 1 2 3 पे पड़ता है, इधर से चुनते हैं 1 2 3 4 पे, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यही लॉन्गेस्ट चेन लग रहा है ये वाला। नहीं अब नंबरिंग इधर से 1 2 3 पर है, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हम लोग का हो जाएगा। अब इसका नाम लिखना है तो पहले इपॉक्सी वाला लिख देना है, तो 3 4 पे है तो क्या लिखेंगे 3,4 इपॉक्सी। अब इसका काम खत्म, नहीं अब बाकी सब चेन का नाम लिखो। सब चेन कहाँ कहाँ है, एक 3 पे मिथाइल दिख रहा होगा, एक 4 पे मिथाइल दिख रहा होगा, एक 5 पे मिथाइल दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा है, 3 पे दिखाई, 4 पे 5 पे, तो क्या लिखेंगे 3,4,5, क्या आ जाएगा ट्राई मिथाइल। तो ये हो गया हमारा ट्राई मिथाइल, 3,4,5 ट्राई मिथाइल, ठीक है। और पैरेंट चेन कितने कार्बन का है 7 कार्बन, तो क्या लिखेंगे हेप्टेन। बोलिए इपॉक्सी नेमिंग दिक्कत है तो लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपका ईथर में साइक्लिक ईथर आते हैं, इनका नाम भी लिखने के लिए आपको आता है, तो इनका नाम लिखने आपको आना चाहिए। चलिए अब आते हैं, बोलिए क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाइएगा बनाइए। हम लोगों को दिया जाए ऑक्सीजन, इधर से दिया गया कार्बन, इधर से दिया गया कार्बन, इस कार्बन पर हम लोग को दे दिया गया CH3 CH3 CH3, इस तरह से। इस कार्बन पर दिया गया CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर हम लोग को दिया गया CH3। इस कार्बन पर इस पर एक H लगा दिया गया और इस पर एक H लगा दिया गया, ठीक है। इनका नाम पहले बताइए क्या होगा। H कहीं सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है सर।
जिनका हो जाएगा वो बोलेंगे। हो गया सर? बताइए, नाम बोलिए। बोलिए। 2 2 5 ट्राई मिथाइल 3 4 इपॉक्सी हेक्सेन। बैठिए। चलिए, और कोई इससे अलग जिसका आया होगा बोलेंगे। बोलिए सर। 3 4 इपॉक्सी 2 5 डाई मिथाइल। 2 5 ट्राई मिथाइल लिखें। ट्राई मिथाइल हेक्सेन। बैठिए। इससे अलग है। हाँ, जिनका अलग होगा वही बताएंगे। बोलिए। 3 4 इपॉक्सी 2 5 5 2 5 5 हेक्सेन। 2 5 5 ट्राई ट्राई मिथाइल हेक्सेन। कहाँ पर? क्या होगा? कहाँ पर? यहाँ ट्राई मिथाइल मिटा दें? अच्छा। अब बोलिए। ब्यूट। यहाँ ब्यूट लगा दें। यही ना? ब्यूट ब्यूट मिथाइल हेक्सेन। अब ठीक है। ये बड़ा यूनिक है, ऐसा कहीं होता नहीं है। नहीं। चलिए देखा जाए। इसका नाम हमको लिखना था। लॉन्गेस्ट चेन चूज करते। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी। तो कैसे भी कर रहे हैं तो वही हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 हम लोग को मिल रहा है। चलो अब नंबरिंग किधर से करें? तो इधर से करते हैं तो 1 2 3 पर है। इधर से भी करते हैं तो 1 2 3 पर है। दोनों 3 पे ही है। लेकिन अब देखना है कि जब दोनों तरफ से इसका पोजीशन 3 पे आ जाए तब देखना होगा सब्स्टिट्यूएंट किधर से नजदीक पड़ रहा है। तो इधर सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट इधर 1 2 पे है और 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। फिर यहाँ आते हैं 1 2 2 पर यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट कई गो है? एक ही है। तो इधर से नंबरिंग करना गलत है, इधर से करना सही है। 1 2 3 4 5 6 ये हम लोग का होगा। अब इसका नाम लिखना हुआ तो सब्स्टिट्यूएंट ही मान लो पहले लिखते। तो यहाँ पे 2 2 सही है। फिर 5 तो 2 2 5 मिथाइल यहाँ भी है, मिथाइल यहाँ भी है और मिथाइल यहाँ भी है। तो 2 2 5 ट्राई मिथाइल सही लिखा गया है, ट्राई मिथाइल। फिर 3 और 4 पे है तो 3 और 4 पे इपॉक्सी है तो इपॉक्सी लिखा गया। और हेक्सेन 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को हेक्सेन, ये नाम सही है। दिक्कत है? नंबरिंग भी ध्यान रखना है। नंबरिंग उधर से करना है जिधर से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े। इधर से आपका 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट थे, इधर से 2 पर 1 सब्स्टिट्यूएंट था। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो ये नंबरिंग सही है, बाकी नंबरिंग गलत है। चलिए, तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक और नाम लिख लो आप लोग।
इसका नाम लिखिए। अब इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। ध्यान से नाम लिखिए इसका। बोलिए, हो गया? बताइए। 7 इन की आइन। बोलिए सर। इससे अलग होगा तब बोलिएगा। सेम है कि अलग है? वन आइन सेवन इन, यानी आपका खाली वो इधर उधर है। चलिए, और लोग? ये सब आसान नाम है, नहीं लिखा पड़ा है। ये नाम ठीक ही लिखा गया होगा, देखा जाए। जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम होता है, यहाँ डबल और इधर से नंबरिंग करते हैं, डबल बॉन्ड वन पे पड़ेगा। और अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड वन पे करेगा। नहीं तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का पोजीशन सेम हो, तो उस केस में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम होती है। ध्यान रखना है। तो नंबरिंग इधर से होगा, इधर से नहीं होगा। यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, इधर से भी 4 पड़ रहा है। 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, ये हम लोग का हो जाएगा। अब नाम लिखना था, तो 3 पे भी मिथाइल था और 6 पे भी मिथाइल था, तो लिखा गया है 3,6 डाई मिथाइल, बिल्कुल सही है। नहीं, 4 और 5 पे इपॉक्सी है, तो 4,5 इपॉक्सी लिखा गया, ये भी सही है। नहीं, उसके बाद 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन को ऑक्ट लिखा गया। डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 पे है, तो 1 इन सही लिखा गया है, ध्यान रखना है। फिर 7 पोजीशन पे हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को आइन लिखते हैं, तो 7 आइन, बिल्कुल सही लिखा गया है। तब ट्रिपल बॉन्ड का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का पोजीशन सेम हो, तो नंबरिंग जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अगर अलग अलग हो, तो उस केस में देखना है कि कौन पहले नजदीक पड़ रहा है। जो नजदीक पड़ेगा उसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप के केस में ऐसा नहीं है। फंक्शनल ग्रुप अगर है, कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, नहीं सब्स्टिट्यूएंट भी है, ठीक है, तो सबको छोड़कर
पहले से देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को, यानी फंक्शनल ग्रुप कहाँ से नजदीक पड़ रहा है। ठीक है, हाँ, अगर दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन आ गया, नहीं, तब देखेंगे डबल बॉन्ड को, तब देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड को, और लास्ट में देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, तो ये सब नोमेनक्लेचर एक ही बच्चा मात्र बना पा रहा है, बाकी लोगों से बन नहीं रहा है। बन गया था, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा नोमेनक्लेचर ठीक रखिएगा आप लोग, क्योंकि नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है। चलिए, अगला पॉइंट हम लोग को इसमें दिया हुआ है, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ईथर हम लोग को देखना है, देख सकते हैं। देखो तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, तो ईथर में होता क्या है, मान लो सबसे सिंपलेस्ट ईथर लेते हैं, डाई मिथाइल ईथर। सबसे छोटा ईथर लेते हैं, डाई मिथाइल ईथर ले लिए। नहीं, जिसका हम लोग अगर लिखें तो CH3O और CH3, यही हम लोग का होगा डाई मिथाइल ईथर। ठीक, यहाँ पर अगर ध्यान दें तो इसमें सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा दो सिग्मा, इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ऑक्सीजन के पास दो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कय गो है, दो, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा, चार। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर चार आएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना है कि ईथर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, अगर नॉर्मल ईथर है तब, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग का इसका हाइब्रिडेशन sp3, साथ साथ अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्रा, TET, टेट्रा हेड्रल, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। और चूंकि इस पे लोन पेयर है तो इसका शेप जो होगा वो V शेप होगा, इसका शेप क्या होगा, V शेप होगा, ध्यान रखना है। यानी कि अगर आप इसको बनाते हो तो आपका O और O से आपका CH3, तो एक लोन पेयर आपका अप जाएगा, एक लोन पेयर आपका डाउन जाएगा, दो लोन पेयर हैं और दोनों ऑर्बिटल में होंगे, एक CH3 आपका इधर आएगा और एक CH3 आपका इधर आएगा। नहीं, इन सबको लोन पेयर को और बॉन्ड पेयर दोनों को अरेंज करोगे तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल फॉर्म में बनेगा, ध्यान रखना है। और तो ये हो गया स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। और जब शेप लिखते हैं तो शेप के केस में क्या करते हैं, लोन पेयर को गायब कर देते हैं। लोन पेयर को आप गायब करोगे तो ओ पर क्या बचेगा, लोन पेयर को गायब कर दो और बाकी जो स्ट्रक्चर है उसको हु बहू उतार दो। नहीं, तो आप उतार दोगे तो ये शेप कैसा बना, V शेप, ध्यान रखना है। नहीं, इसी को एंगुलर शेप भी कहते हैं या इसी को बेंड शेप भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना होगा। तो ईथर के स्ट्रक्चर के बारे में कोई पूछता है तो ईथर के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्या बताएंगे, एक कि ईथर में ऑक्सीजन का, जनरल ईथर, नॉर्मल ईथर जो होता है उसमें ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा ईथर के राउंड, टेट्राहेड्रल, शेप क्या होगा, V शेप होगा। ये सब हम लोग को ध्यान में रखना होगा। एक इंपॉर्टेंट बात, ये तो नॉर्मल बात हो गई, इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जब भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, जब भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। नहीं, ध्यान रखना है, इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बॉन्ड एंगल इज इक्वल्स टू, बॉन्ड एंगल इज इक्वल्स टू 109 डिग्री 28 मिनट। इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बॉन्ड एंगल इज इक्वल्स टू 109 डिग्री 28 मिनट, बट इन ईथर बॉन्ड एंगल इज इक्वल्स टू 111.7 डिग्री। ध्यान रखना है, बॉन्ड एंगल जो होता है यहाँ पर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से ज्यादा होता है, 111.7 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है आप समझ सकते हैं, O लेते हो, इस पर C लेते हो, C पर आपके पास 3H है तो आप 3H को लिखते हो, फिर यहाँ से O लेते हो, इस पर आपके पास 3H है तो H और यहाँ से आप H को लेते हो। नहीं, तो ये जो CH3 है और ये जो CH3 है इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस, नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इनके बीच टकराव होता है, उस टकराव को कम करने के लिए ये दूर हो जाते हैं यानी फैल जाते हैं। तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस, ऑक्सीजन पर इधर भी कार्बन चेन इधर भी कार्बन चेन
होगा ना जी। तो अगर दोनों तरफ कार्बन चेन होगा तो उस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इनके बीच जो टकराव होगा, टकराव को कम करने के लिए बॉन्ड क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो फैल जाएंगे तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, 111.7 डिग्री। दिक्कत है नहीं, तो ध्यान रखना है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईथर का बॉन्ड एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से अलग होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन होते हैं और उन कार्बन चेन के पर्जन के कारण उनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, एटम्स के बीच में कोलिजन होता है। उस कोलिजन को कम करने के लिए बॉन्ड फैल जाते हैं। जैसे ही बॉन्ड फैलते हैं उनका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 111.7। याद रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला हम लोग को देखा जाए तो हम लोग को दिया हुआ है इसमें प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर कैसे बनाएंगे, तो ईथर का जो प्रिपरेशन का तरीका दिया हुआ है ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। देख लो, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर हम लोग का कैसे बनेगा, तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो तो कैसे, जैसे ईथर बनाने के लिए हम लोग जब अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो अल्कोहल में एक टॉपिक था हम लोग का डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एक टॉपिक था हम लोग को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ध्यान रखना है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हम लोग चाहें तो ईथर बना सकते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब हटाना और हाइड्रेशन का मतलब वाटर, नहीं तो इसका मतलब था, हम लोग पढ़ाए थे आपको, रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम अल्कोहल, रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम अल्कोहल in presence of catalyst, alcohol in presence of कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, रिमूवल ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इसमें एक रिएक्शन हम लोग बताए थे कि आप अल्कोहल ले लो, CH3 CH2 और OH, ये आपका एक अल्कोहल हो जाए। एक और अल्कोहल लिखो, HO CH2 और यहाँ से CH3, ये आप ले सकते हो। और यहाँ से आप क्या करो कि कैटलिस्ट यूज कर दो H2SO4, H2SO4, और यहाँ पे टेम्परेचर यूज कर दो 413 केल्विन, ठीक है। तो इस केस में होता क्या था, इसमें का एक H और इसमें का एक OH, H2O निकल जाता था और ये कार्बन ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाता था। आप प्रोडक्ट यहाँ से बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3, यहाँ से आ जाएगा CH2 CH3 CH2, फिर क्या आएगा O, CH3 CH2 और आ जाएगा O, और O से यहाँ क्या बनेगा CH2 और यहाँ से क्या आएगा CH3, और प्लस में क्या निकलेगा H2O। तो डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर एट 413 केल्विन। नहीं, सेम यही रिएक्शन अगर हम लोग 443 केल्विन पर करते तो हमारा अल्कीन बनता, CH3 CH2 OH, ये हम ले लेते। और सेम यही रिएक्शन है, हम लोग इसका रिएक्शन अगर कितने टेम्परेचर करते, इसी का रिएक्शन अगर हम लोग 443 केल्विन पर करें तो उस केस में एलिमिनेशन होता है, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड, प्रोडक्ट कैसा बनता था CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में क्या था H2O। तो ये दोनों रिएक्शन पढ़ाए थे आपको हम, नहीं ये भी बताए थे और ये भी आपको हम बता चुके हैं, ध्यान रखना है। तो हमको क्या बनाना है, ईथर। तो ईथर बनाने के लिए हम लोग को टेम्परेचर कितना याद रखना पड़ेगा, 413 केल्विन, ध्यान रखना है। क्योंकि 433 केल्विन अगर आप सप्लाई करोगे अल्कीन सॉरी अल्कोहल को, तो उस केस में प्रोडक्ट ईथर नहीं बनेगा, क्या बन गया, अल्कीन बन गया। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ईथर बनाना है तो उस केस में अल्कोहल का रिएक्शन आपको करना पड़ेगा H2SO4 से इन प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन। तो इस केस में एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल से रिएक्शन करने लगता है और रिएक्शन करके क्या बनाता है, ईथर। दिक्कत है, बनेगा। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो एक प्रिपरेशन का ये तरीका बताया गया है, इसका मैकेनिज्म भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है, उसको आप लोग देख लेंगे। चलिए, अगला आपको दिया हुआ है हम लोग को विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, हेलोल के अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज पढ़ाया गया है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। देखा जाए
विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, तो ये रिएक्शन भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर? नहीं, तो इसमें हम लोग को बताया जाता है कि हेलो एल्केन का रिएक्शन, हेलो एल्केन, क्योंकि हेलो एल्केन चैप्टर में ही मिला है। हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करवाने पर, हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ अगर आप करवाते हो, नहीं तो करवाने पर आपका यहाँ पर क्या बनता है, ईथर बनता है। ठीक है, अब इस ईथर की खासियत होती है कि यहाँ से आपका सिमेट्रिकल ईथर भी बन सकता है और यहाँ से आपका अनसिमेट्रिकल ईथर भी बन सकता है, अनसिमेट्रिकल ईथर भी हम लोग का यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन में हम लोग पढ़े हुए हैं, देख लो कोई भी हेलो एल्केन ले लो, CH3 CH2 और Br, ये आपका हेलो एल्केन हो गया और इसका रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड, तो सोडियम अल्कोक्साइड का मतलब OCH3, मिथॉक्साइड इथॉक्साइड कुछ भी ले सकते हैं, नहीं तो NaOCH3। अब इसका रिएक्शन आप कर दो तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, देखो तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन सा बॉन्ड टूटता है, ये वाला, इसमें कौन सा बॉन्ड टूटता है, ये वाला, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, इसको आप तोड़ो तो क्या टूटेगा, Na+ और O- और क्या होगा CH3, यही बॉन्ड टूटेगा। ये मोड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर क्या आएगा निगेटिव, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे, जैसे अटैक करेगा ये बॉन्ड बाहर निकलेगा, तो यहाँ से Br और यहाँ से Na Br निकल जाएगा और ये इससे जाके जुड़ेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनेगा नहीं। तो इस रिएक्शन को यानी कि हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड से करके जो हम लोग ईथर बनाते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। बस में आ रहा है, तो कोई पूछता है कि विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर क्या है, तो आप बता सकते हैं हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम ऑक्साइड करके। ठीक है, दिक्कत है, तो ये रिएक्शन भी हम लोग कहाँ पढ़े हैं, हेलो एल्केन में, वहाँ पर पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है इसको। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो प्रिपरेशन खत्म। बस में आ रहा है, अपने नोट्स आपको देख लेना है, नहीं क्या उसका लिमिटेशन है ये भी हम हेलो एल्केन में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो वो सब ढंग से पढ़ के आएंगे, कल जहाँ दिक्कत होगा नोट्स में वहाँ पूछिएगा। ठीक, और एक क्लास का रह गया ईथर, यानी कल ईथर खत्म हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी बहुत थोड़ा सा पढ़ना है।